प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संविधान का भाग 1 देखा, भाग 1 के बारे में पढ़ा और उसी भाग 1 के तहत राज्यों का पुनर्गठन हमने पढ़ा। पुडुचेरी का विलय देखा, गोवा दमन दीव का विलय देखा, सिक्किम का विलय हमने देखा, मणिपुर राज्य के बारे में थोड़ा सा जाना। अब देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ये 14 आज के 28 बने कैसे। कल वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए इस पार्ट को हमने एक अलग वीडियो में बनाया है। ठीक है, तो वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनाए गए थे, अब उसकी वृद्धि देखते हैं कि कब कब कौन कौन सा नया नया राज्य बना और कैसे ये पहुंचा 28। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे पहला राज्य हम जो देख रहे हैं 14 में, जो 15वां कह सकते हैं बना, वो 1 मई 1960 को 1 मई 1960 को बम्बई प्रांत को 2 भागों में बांट दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र में। समस्या ये थी कि बम्बई प्रांत में जो उत्तरी हिस्सा था वो गुजराती भाषी था और जो दक्षिणी हिस्सा था वो मराठी भाषी था। तो मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर ही बम्बई प्रांत का विभाजन हुआ 2 प्रांतों में। जो बम्बई था वो हो गया महाराष्ट्र और जहाँ गुजराती बोली जाती थी वो हिस्सा हो गया गुजरात। तो ये ध्यान रखना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये दूसरा राज्य हो गया गुजरात। ठीक है, तो उस नंबर के हिसाब से देखें तो गुजरात का नंबर आ जाता है 15 राज्यों के मामले में। तो ये 15वां राज्य हम इसको कह सकते हैं भारत का। ठीक, 1960 में बना। ठीक, अब जो अगला राज्य इसमें ऐड हो रहा है वो 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग करके नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन असम से अलग करके किया गया। 1 नवंबर 1966 को भाषा के ही आधार पर पंजाब प्रांत का विभाजन कर दिया गया, यानी पंजाब राज्य का विभाजन कर दिया गया 2 भागों में, पंजाब और हरियाणा। और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया चंडीगढ़। और ये पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पंजाब एवं हरियाणा 2 प्रांत बने, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और हरियाणा में हरियाणवी। ठीक है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और दोनों की राजधानी का प्रतिनिधित्व चंडीगढ़ करता है और चंडीगढ़ अपनी खुद की भी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो चंडीगढ़ मात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कह लें या राज्य कह लें है जो, या चंडीगढ़ वो शहर है जो 3 राज्यों की राजधानियों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके पहले एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर शामिल था, लेकिन 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बना दिया गया। 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 3 राज्य बनाए गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, आगे 26 अप्रैल 1975 को, पीछे भी हमने पढ़ रखा है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ध्यान रखना है, इसके लिए 2 संविधान संशोधन हुए। एक हुआ 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में और दूसरा हुआ 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि जब ये सिक्किम का विलय हुआ तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के सहप्रांत का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 2 क में इसको शामिल किया गया। लेकिन अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 लाया गया और उसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। तो सिक्किम जब राज्य बना, जब भारत सिक्किम की स्थापना तिथि 26 अप्रैल 1975। ठीक है, आगे 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 30 मई 1987 गोवा भारत का 25वां राज्य बना। इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में देख रखा है। ठीक, ऑपरेशन विजय द्वारा सैन्य कार्रवाई द्वारा गोवा पे विजय की गई।
गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। कल मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोग से पूछा था कि वास्को डी गामा भारत कब आया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। ठीक है, ये 3 डेट ध्यान रखनी है। 1, 9, 5 ये 3 राज्य एक साथ बनाए गए थे एक ही वर्ष। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते समय इतना ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश को वर्तमान स्थिति कब मिली, वर्तमान भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश को मिली 9 नवंबर 2000 को। जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड अलग होने के बाद ही हुआ वो, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को अपनी वर्तमान स्थिति मिली। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। ठीक है, फिर उसके बाद 2 जून 2014 को एक और राज्य का विभाजन होता है, और उस राज्य का विभाजन होता है जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, यानी आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य का भी विघटन हो जाता है। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के हिसाब से पूर्वी क्षेत्र जो समुद्र के साथ लगा हुआ था उसका विकास ज़्यादा हो गया था, और जो क्षेत्र आंध्र प्रदेश का समुद्र से दूर था जिसको आज हम तेलंगाना कहते हैं, वहाँ पे विकास थोड़ा धीमे था। तो विकास के मुद्दे पर ही तेलंगाना वाले क्षेत्र को अलग करने की मांग बार बार उठती रही, और अंततः 2 जून 2014 को ये विभाजन लागू हो गया। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2019 तक ऐसे ही स्थिति चलती रही। 2019 तक हमें ध्यान रखना है कि भारत में 29 राज्य थे। अभी इसके आगे बताता हूँ। 2019 तक राज्य थे 29 और केंद्र शासित प्रदेश थे 8। ये अगस्त 2019 तक का आंकड़ा है ये। ठीक है, अब इतना आप अपने कॉपी पे उतारिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर के तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ये स्थिति थी 2 जून 2014 की, और ये स्थिति चलती रही 31 अक्टूबर 2019 तक। ठीक है, अब उसमें परिवर्तन क्या हुआ उसके लिए हमको एक और चीज़ पढ़नी है यहाँ पर, और वो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। ठीक है, 2019 का समय था। जम्मू कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ तो हम लोगों ने देखा था विलय पत्र द्वारा हुआ था, तो उसमें कई प्रावधान थे। इसी के तहत जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 के तहत कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, और ये विशेष सुविधाएं जम्मू कश्मीर को भारत में रहते हुए भी एक अलग सा देश प्रतीत कराती थी। जैसे कुछ उदाहरण मैं लेना चाहता हूँ कि अगर आप जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं होते तो आप वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी निवासी से अगर आप शादी करते तो आपको जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलती। तो जम्मू कश्मीर का प्रावधान ये था कि वहाँ पे एक अनुच्छेद है 35A, वो लागू था, और उस 35A जम्मू कश्मीर की नागरिकता के बारे में बताता था, वो वहाँ के संविधान के अनुसार, जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार। तो जम्मू कश्मीर 2 तरीके का संविधान वहाँ पे चलता था। एक तो भाग 5 जो संघ है अपने संविधान में, उसकी शक्तियाँ तो लागू होती थी, लेकिन जो भाग 6 था यानी राज्य, तो राज्यों वाली शक्तियाँ वहाँ पे लागू नहीं होती थी भारतीय संविधान के अनुसार, और वो राज्यों वाली शक्तियाँ वहाँ जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार ही लागू होती थी। दिन था 5 अगस्त का। 5 अगस्त को सुबह 11 बजे के बाद जैसे ही राज्यसभा की बैठक हुई, ध्यान ये रखना है कि जब ये विधेयक प्रस्तुत किया गया तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा वहाँ पे बंद थी,
और इस संदर्भ में अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो और उस राज्य से संबंधित कोई नियम बनाने की जरूरत पड़ जाए तो वो नियम बनाएगी राज्यसभा संसद के सहयोग से। राज्यसभा नियम बनाएगी, लोकसभा उस पर सहमति व्यक्त करेगी और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे और वो नियम मान लिया जाएगा। तो इसी संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त इसको नाम दिया गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गृह मंत्री अमित शाह ने, और सबसे पहले प्रस्तुत हुआ ये विधेयक राज्यसभा में 5 अगस्त को प्रस्तुत हुआ और 5 अगस्त को ही ये विधेयक पारित भी हो गया। अगले दिन 6 अगस्त को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और 6 अगस्त को लोकसभा में भी ये विधेयक पारित हो गया और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी, इसको अधिनियमित कर दिया। ठीक है, इन 3 तारीखों के बीच एक तारीख और याद रखनी है 6 अगस्त की। 6 अगस्त की रात्रि में 12 बजे के बाद कह सकते हैं, या कोई एग्जैक्ट टाइम तो दिया नहीं उसमें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 6 अगस्त हम एक डेट देते हैं। 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के तहत एक संवैधानिक आदेश निकाला। 370(3) में ये व्यवस्था दी गई थी। 370 के तहत एक संवैधानिक आदेश निकाला और उस संवैधानिक आदेश के तहत जम्मू कश्मीर में तत्काल प्रभाव से अनुच्छेद 370 की समाप्ति कर दी और उस संवैधानिक आदेश का नाम दिया गया था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर 2019। तो ये राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश या संवैधानिक आदेश निकाला गया उसके तहत 370 की समाप्ति कर दी गई और 370 समाप्त होते ही जम्मू कश्मीर का कर दिया गया पुनर्गठन जम्मू कश्मीर राज्य का। तो हमने देखा 5 तारीख को राज्यसभा ने पारित किया, 6 तारीख को लोकसभा ने पारित किया और 9 तारीख को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू कब हुआ, तो इसके लागू होने की तिथि जो है वो है 31 अक्टूबर 2019। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, अब विधेयक नहीं कहेंगे क्योंकि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, अब वो हो गया अधिनियम। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो रहेगा विधेयक और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही वो बन जाएगा अधिनियम। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने की तिथि हमारी होगी 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, अब इस अधिनियम के अनुसार विशेष प्रावधान क्या थे इसके, तो इन प्रावधानों को अगर देखा जाए तो इस अधिनियम में मुख्यतः दो प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। पहला, अनुच्छेद 370(1) को छोड़ करके बाकी अनुच्छेद 370 में जो भी प्रावधान थे उनको कर दिया गया समाप्त। ठीक है, ध्यान रखना है कि 370 पूरा समाप्त नहीं हुआ है, 370(1) अभी बना हुआ है, अनुच्छेद 370 भी बना हुआ है, लेकिन उसके अन्य जो प्रावधान हैं 2, 3 इनको कर दिया गया समाप्त। ठीक है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य का कर दिया गया विभाजन और जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें से पहला हम कह सकते हैं कि पहला बना, या लद्दाख को मान लें कि पहला बना लद्दाख, और अनुच्छेद 239 में इसे रखा गया और यहाँ पे ये प्रावधान किया गया कि यहाँ कोई विधानसभा नहीं होगी। ठीक है, यानी लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 क में इसे रखा गया। अनुच्छेद 239 क में जम्मू कश्मीर को रख करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और यहाँ पे व्यवस्था की गई कि जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा होगी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना इस अधिनियम के अनुसार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 2 चीज़ें और यहाँ देख लेते हैं। पहला, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल तो गिरीश चंद्र मुर्मू, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल तो राधा कृष्ण माथुर, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, अभी ध्यान रखना कि हमने भाग 21 का नाम लिया था, तो भाग 21 में था क्या, 369 अनुच्छेद से लेकर के 392 अनुच्छेद तक की चर्चा भाग 21 में की गई संविधान के, और इस भाग का नाम है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध।
तो इस विशेष उपबंध के तहत ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब ध्यान रखना जम्मू कश्मीर राज्य में ही एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 35 का, ये अपने संविधान में नहीं है, जम्मू कश्मीर के राज्य के संविधान में था 35 का, और जैसे ही 370 हटा वैसे ही अनुच्छेद 335 का स्वतः ही समाप्त हो गया। 335 का वहाँ के लोगों की नागरिकता के संदर्भ में बताता था। तो अब क्या हुआ, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो भी व्यक्ति हैं वो सीधे सीधे अब उनके पास राज्य की नागरिकता जो 35A के तहत मिलती थी अब वो समाप्त हो गई, अब वो भारत के ही नागरिक हैं अन्य राज्यों की ही तरह। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें जो तय की गई वो थी 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा सीटों की संख्या अभी जो निर्धारित की गई है 107, लेकिन ये तय है कि चुनाव के बाद वहाँ होगा परिसीमन और इस 107 को 114 तक ले जाने का प्रस्ताव रखा गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र के तहत ही है पीओके, और पीओके के लिए हम 24 सीटें सुरक्षित रखते हैं। इन सीटों पर चुनाव नहीं होता है, ये हम मान के चलते हैं कि 24 सीटें जम्मू कश्मीर के पीओके क्षेत्र की हैं। रीजन संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मुकदमा चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र को लेकर के, अगर भारत को पीओके को अपने क्षेत्र में दिखाना है तो वहाँ चुनाव कराना होगा, तो इसलिए 24 सीटें वहाँ के लिए आरक्षित। ठीक है, और 2 जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 महिलाओं को मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति। ध्यान रखना है राज्य नहीं है, फिर राज्यपाल मनोनीत करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति ही चलाता है अपने अधीनस्थों द्वारा। तो इस संदर्भ में जो भी चीज़ें होंगी, भले ही वहाँ उपराज्यपाल होंगे, लेकिन ये मनोनयन होगा राष्ट्रपति के द्वारा, या राष्ट्रपति उनको अधिकार देंगे, ठीक है भाई हमारी तरफ से आप मनोनीत कर दीजिए। तो ये 2 महिलाएं मनोनीत होंगी वहाँ की विधानसभा में। और लद्दाख में देखें तो लद्दाख में होगी 1 लोकसभा सीट। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत की स्थिति क्या बन रही है। भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 31 अक्टूबर 2019 को अगर पूछे कि भारत में कितने राज्य, तो अभी इसके पहले हमने देखा 2014 में 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म होते राज्य में से एक गया घट, तो हो गई राज्य की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों में एक गया बढ़, तो वहाँ संख्या हो गई 9। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति यह है कि भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये स्थिति बनेगी 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अब वर्तमान तक हम कैसे पहुँचे, तब तक आप इसको उतार लीजिए, बस थोड़ी ही देर में हम बताते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए कैसे। हाँ, तो हमने क्या देखा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद लागू होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को भारत में जो कंडीशन बनी, भारत में राज्यों की संख्या हो गई 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। ठीक है, उसके बाद 2019 में ही एक घटनाक्रम और होता है। भारत सरकार ने एक नीति चलाई, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति। इस नीति के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक करने की एक योजना बनाई गई। उसके तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पहले ये अलग अलग थे। ठीक है, तो इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक में मिलाने की योजना बनाई गई और इससे संबंधित एक विधेयक तैयार किया गया। तो इसका पूरा नाम देख लेना है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक, संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक 2019। ठीक है, इस विधेयक को भी प्रस्तुत किया गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, तो संसद में प्रस्तुत करने की जो तिथि है इस विधेयक की 26 नवंबर 2019 और पहले किस सदन में लाया गया, लोकसभा में। ठीक है, 26 नवंबर 2019 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम
2019 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 27 नवंबर 2019 को ये विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है। उसके बाद राज्यसभा को भेज दिया जाता है। राज्यसभा इस विधेयक को 3 दिसंबर 2019 को पारित कर देती है। राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति 9 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति व्यक्त कर देते हैं और ये विधेयक बन जाता है अधिनियम। एक चीज़ फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जब संसद कोई भी नियम बनाना चाहती है और कोई कानून बनाना चाहती है तो उसको विधेयक के रूप में संसद में लाना होता है, तब हम उसको कहते हैं विधेयक। जैसा हमने हेडिंग में लिखा हुआ है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक 2019 दोनों सदनों में अगर वो पारित हो गया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया तब ये विधेयक बन जाता है अधिनियम। जैसे ही राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया 9 दिसंबर 2019 को, वैसे ही ये विधेयक बन गया दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019। ठीक है, तो अब इसका नाम हो गया अधिनियम। जब तक ये राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हुआ था तब तक ये कहलाएगा विधेयक। अब ये लागू कब हुआ, इसके लागू होने की तिथि हमको देखनी है। तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 2020 को। तो 26 जनवरी 2020 को ये अधिनियम लागू हो गया। अब 3 चीज़ें और ध्यान रखिएगा, ये जो नया संघ राज्य क्षेत्र बना है तो हर संघ राज्य क्षेत्र या राज्य बनता तो उसका उच्च न्यायालय हो सकता है। अगर छोटा राज्य है तो एक ही राज्य का उच्च न्यायालय छोटे राज्यों कई राज्यों को देख सकता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ राज्यों की संख्या 28 लेकिन उच्च न्यायालयों की संख्या 25, तो जाहिर सी बात है 3 छोटे राज्य हैं, उन तीनों राज्यों को उसके बगल किसी राज्य के साथ जोड़ा गया होगा। ठीक है, अभी ध्यान रखना है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस राज्य ये राज्य जो ये केंद्र शासित प्रदेश जो है इसका उच्च न्यायालय है कलकत्ता या बंगाल कलकत्ता उच्च न्यायालय है, इसके भी मुकदमे देखेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिए, तो उस तरह दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव के लिए जो अधिकृत उच्च न्यायालय है वो है बॉम्बे उच्च न्यायालय। इनके मुकदमे जो उच्च न्यायालय में जाने योग्य होंगे वो बॉम्बे उच्च न्यायालय में देखे जाएंगे। राजधानी बनाई गई इस केंद्र शासित प्रदेश की दमन। ठीक, और चुनाव के दृष्टिकोण से यहाँ जो लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित की गई वो है 2। ठीक, अब एक यहाँ चार्ट अगर मैंने बीच में बोलते समय अगर कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया होगा तो उसको यहाँ सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अमूमन जो है मैं कट पेस्ट की वीडियो नहीं है, ये डायरेक्टली वीडियो है जैसा क्लास में पढ़ाया जाता है। तो हो सकता है बोलने में कहीं एक आध शब्द इधर उधर हो जाए, लेकिन लास्ट में यहाँ देखिए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। तो मैंने 4 डेट्स यहाँ दी हैं, 3 डेट है और एक वर्तमान स्थिति। तो एक हम देखते हैं 2 जून 2014 को क्या स्थिति थी भारत की। तो 2 जून 2014 को भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, फिर हमने देखा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ और राज्य की संख्या हो गई 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। 7 थे 2 बन गए, हो गए 9। 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया और उस समय जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हुई, राज्य हुए 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ख़त्म किया संविधान का भाग 1 अनुच्छेदों के साथ और राज्यों के पुनर्गठन के साथ। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान में रखना है। अब ये ध्यान रखिएगा कि अपनी हर वीडियो प्रतिदिन 8 बजे रात को पब्लिश होगी। 8 बजे के आसपास ही सारी वीडियो जो है पब्लिश होगी। अगर कोई अन्य वीडियो डालनी होगी, जैसे अभी सोच रहा हूँ कि वीडियो का एग्ज़ाम है तो कुछ करंट की 1-2 सीरीज मुख्य करंट है उनके लिए लगा दी जाए, तो अगर समय मिला तो लगाई जाएगी, उसकी सूचना आपको दी जाएगी। तब तक आप इसको देखिए, अच्छा सा नोट्स बनाइए और जल्दी ही भूगोल की भी शुरुआत करेंगे बेसिक से। सारी चीज़ें काफ़ी बेसिक से हैं, हमने नीचे से चीज़ों को उठाया है और ऊपर तक लेके गए हैं, गहराई तक हम लोगों ने पढ़ा है। इतना पढ़ने के बाद और इतना समझने के बाद
अगर आपने इतना पढ़ा है, अपनी नोट्स बनाई है, उसको दोहराया है, तो यकीन मानिए क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। जल्दी ही कुछ व्यवस्थाएं और भी हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पेपर्स की व्यवस्थाएं होंगी। पढ़ाने के बाद जो चैप्टर पढ़ाया जाए उसके कुछ क्वेश्चन आप लोग को PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे, उसका आंसर बताया जाएगा, आप लोग को भी करना होगा। ठीक है, तो ऐसे साथ में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।